हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं चंदा दुरेजा और आपके साथ आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं और हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम प्यार से बोलते हैं EOQ। कॉस्टिंग के ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में EOQ जो टॉपिक है वो हमेशा हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझ रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है, राइट। और हम इसको मीनिंग समझने के लिए पहले मीनिंग लिख लेते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मेरे साथ, दैट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी to be ordered to supplier so that sum of dash and dash is minimum. So that dash and dash is minimum. इनफैक्ट कुछ बुक्स में लिखा हुआ है इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमम, राइट। बट फिलहाल हमने इन्वेंट्री कॉस्ट का मीनिंग भी इसी डैश एंड डैश से है। हमें आपको सिखाना है कि ये डैश एंड डैश में क्या आएगा, राइट। समझने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे। देखो, एक सिंपल शब्दों में हम ऐसे समझिए कि जब भी कोई भी सामान मैन्युफैक्चर होता है कोई बड़ी कंपनी के अंदर, हमेशा हमेशा उस काम को करने के लिए उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है। हमने कहा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है। मैन्युफैक्चरिंग प्लेस मतलब जहाँ पर रॉ मटेरियल आता है और उसके बाद मशीनरी के थ्रू और वर्कर के थ्रू जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में। बट अगर ये बड़ी कंपनी है तो होगा क्या, इसका अपना एक स्टोर डिपार्टमेंट होगा। स्टोर डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को यहाँ पर स्टोर करना और जब जब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जो रिक्वायरमेंट आएगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सप्लाई करना। ये बेसिकली हमारे स्टोर डिपार्टमेंट का काम रहेगा विद इन द कंपनी। जब स्टोर डिपार्टमेंट के पास सामान खत्म होने लगेगा, माल खत्म होने लगेगा, तो स्टोर डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेगा। इस दूसरे डिपार्टमेंट का नाम है बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट। और ये परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, परचेज डिपार्टमेंट का काम होगा एज पर द इंटीमेशन ऑफ द स्टोर डिपार्टमेंट आगे सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना। और जब परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देगा तो नो डाउट सप्लायर विल सेंड इट टू द स्टोर डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट फिर से एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो है सामान सप्लाई करेगा। उसके बाद फिनिश गुड बनेगा और ये फिनिश गुड सेल होगा, वहाँ से प्रॉफिट जनरेट होगा एंड दिस प्रोसेस विल गोज ऑन, राइट। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पर अभी हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में अभी तक हमने कोई लेना देना नहीं हुआ है, हमने मतलब कोई बात नहीं की है। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट ये है कि जैसे ही स्टोर डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को कहा कि रॉ मटेरियल ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो गया है, तो परचेज डिपार्टमेंट हरकत में आ जाएगा। और जैसे ही वो हरकत में आ जाएगा तो सप्लायर को ऑर्डर देने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ करेगा। मतलब देखो, अगर ये परचेज डिपार्टमेंट है जो कि क्वांटिटी बड़ी खरीद रहा है मार्केट से, तो उसकी हमेशा कोशिश होगी कि जो क्वांटिटी वो परचेज करना चाहता है, नंबर 1 उसकी क्वालिटी मेंटेन हो और नंबर 2 जिस रेट में वो खरीदना चाहता है वो रेट मिनिमम टू मिनिमम हो। जब तक ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक परचेज डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट होने वाली नहीं है। हर डिपार्टमेंट की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परचेज डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सामान वो खरीद रहा है सप्लायर से वो मिनिमम कॉस्ट पर खरीदे और साथ ही साथ क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, मतलब वो क्वालिटी होनी चाहिए जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। आप एग्री करते हैं इस बात को? बिल्कुल करते होंगे। अब परचेज डिपार्टमेंट ने सप्लायर को ऑर्डर देने से पहले, आई रिपीट पहले, कुछ एक्टिविटीज़ की होंगी। और एक्टिविटीज़ क्या की होंगी? सबसे पहले तो उसने टेंडर इशू किया होगा।
आप इस वर्ड टेंडर से ऑलरेडी जानते हैं कि अगर मुझे कोई सामान बल्क में परचेस करना है तो मार्केट में मैं अपना टेंडर निकालूंगा सामान का कि मुझे ये वाला सामान चाहिए। तो जो सप्लायर मुझे सप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे कोटेशन सेंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही परचेज डिपार्टमेंट भी करेगा। और जब हम मार्केट में ये कहते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, इस क्वालिटी का सामान चाहिए, तो जितने भी सप्लायर होंगे जो कोटेशन सेंड करेंगे उस सभी कोटेशन को इवैल्यूएट किया जाएगा। आई रिपीट, यहाँ पर हो क्या रहा है, परचेज डिपार्टमेंट ये डिसाइड कर रहा है कि कौन से सप्लायर से सामान खरीदें। मीन्स अगर हमारा कोई भी काम है, उस काम को काम के लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए वो एक ही सप्लायर सप्लाई करेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने कहा पेन बनाने का काम है, जस्ट वी हैव टू प्रोड्यूस पेन। अब पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, अब प्लास्टिक के लिए भी अगर मुझे प्लास्टिक चाहिए तो प्लास्टिक मैं परचेज जब करूंगा तो ऐसा नहीं है कि सप्लायर 1 ही मार्केट में अवेलेबल है, सप्लायर 1 2 3 4 5 बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। तो टेंडर इशू कर दिया जाएगा। टेंडर इशू किया कैसे जाएगा? टेंडर इशू किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द एडवर्टाइजमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। और ये एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट वे में हो सकती है, न्यूज़पेपर में हो सकती है, टीवी एड में हो सकती है, रेडियो में हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू भी हो सकती है। आजकल आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, एक ऐड आती है, वहाँ पर भी एक बेसिकली हो सकता है कि टेंडर जो है वहाँ पर इशू किया जाए। जब टेंडर को देखकर बहुत सारे लोग जो है आपको कोटेशन सेंड करेंगे तो हमें वो सभी की सभी कोटेशन पहले तो रिसीव करनी है, कोटेशन इकट्ठी करनी है, रिसीव करनी है, और रिसीव करने के साथ उनको इवैल्यूएट करना है। और इवैल्यूएट के बाद हमें सिलेक्ट भी करना है कि हम कौन से सप्लायर से सामान खरीदना चाहते हैं। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, राइट। अब आपने सिलेक्शन कर लिया कि हमें सप्लायर एक्स से सामान खरीदना है। अब जैसे ही एक्स सेलेक्ट कर लिया तो उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब जब वो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में सामान सप्लाई कर देगा, हो सकता है वो 2 दिन बाद करे, 3 दिन बाद करे, पर जब भी वो करेगा तो वो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगाएगा और वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपसे ही चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी खर्च होगी, अब सामान जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू स्टोर डिपार्टमेंट के बाहर पहुंच भी गया, और पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको हम फटाफट अपने स्टोर डिपार्टमेंट में एंटर कर देंगे। सबसे पहले उसका क्या करेंगे? क्वालिटी चेक। जब तक क्वालिटी वो नहीं है जो हमने ऑर्डर किया तब तक हम इसको अपने स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या करना है यहाँ पर? क्वालिटी चेक, राइट। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, इन सब चीज़ों में मुझे आप एक बात बताओ कि परचेज डिपार्टमेंट यहाँ पर जो एक्टिविटी कर रहा है इसमें परचेज डिपार्टमेंट के कुछ खर्चे इन्वॉल्व होंगे या नहीं? ऑब्वियसली यस। एडवर्टाइजमेंट किया है तो खर्चा है, कोटेशन रिसीव एंड इवैल्यूएट किया है तो खर्चा है, सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर में खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा है, क्वालिटी चेक में खर्चा है, हर चीज़ में एक कॉस्ट एक्सपेंस इंक्लूड है। ये जितनी भी कॉस्ट यहाँ पर हमने खर्च की है ना, इसको हम बोलते हैं दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कच्चा माल मंगवाने की कॉस्ट का खर्चा, कच्चा माल मंगवाने का खर्चा, ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक ऑर्डर जो क्वांटिटी फाइंड की जाती है दैट विल ऑलवेज बी रिस्पेक्ट टू द रॉ मटेरियल। किस रिस्पेक्ट से? रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट से। ये मैं बात आपको थोड़ा सा और आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। हम यहाँ पर जो EOQ निकाल रहे हैं वो निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर से अभी तक मीनिंग समझ में नहीं आया है पूरा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं ताकि मीनिंग सिर्फ सुनाई ना दे बल्कि समझ आए, हमेशा के लिए याद हो जाए।
कोशिश यही है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर टू द सप्लायर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि परचेज डिपार्टमेंट कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर सप्लायर को प्लेस करे, हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करे जिससे कि सम ऑफ डैश एंड डैश, ये डैश एंड डैश में क्या है अभी बताया नहीं है, बट जो भी है डैश एंड डैश जो सम है वो क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो परचेज डिपार्टमेंट हमारे सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करे। और अभी तक हमने क्या सीखा कि परचेज डिपार्टमेंट जब सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करता है तो उसके कुछ खर्चे होते हैं, और ये जो खर्चे हैं उनको क्या बोला हमने, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और हिंदी में क्या बोला, कच्चा माल मंगवाने का खर्चा, कच्चा माल मंगवाने का खर्चा। तो वो जो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जितना भी खर्चा है ना, इसको मैं एक अमाउंट ले लेता हूँ। लेट अस से मैंने ये अमाउंट ले लिया 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ का मतलब क्या हुआ कि जब मैं सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करूँगा तो एडवर्टाइजमेंट के लिए, टेंडर इशू करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, कोटेशन रिसीव इवैल्यूएट करने के लिए, सिलेक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्वालिटी चेक के लिए, इन सब के लिए मुझे एक बार में खर्चा करना पड़ेगा कितना, 10,000 रुपीज़, दैट इज 10,000 पर ऑर्डर। 10,000 क्या, 10,000 पर ऑर्डर। ये बात मैंने एज्यूम कर ली समझने के लिए, सो डैट मैं इस चीज़ को आपको आगे जाकर इजीली समझा पाऊँ इन टर्म्स ऑफ द नंबर। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को भी साथ ही साथ समझते जाओ। सपोज करो कि एक ऐसी कंपनी है जिसमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख किलोग्राम। थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। लेट अस से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है 1,20,000 किलोग्राम। क्या कहा है मैंने कहा सपोज करो एक कंपनी पेन बनाती है, तो पेन बनाने के लिए उसको प्लास्टिक चाहिए। अगर प्लास्टिक का पेन है तो प्लास्टिक का जो पेन है वो प्लास्टिक से ही बनेगा, प्लास्टिक का दाना आता है, उस दाने की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पूरे साल की कितनी है, 1,20,000 किलोग्राम पर एनम। वैसे आपको बता दूं क्या होता है, जितनी भी प्लास्टिक की आइटम है वो होती क्या है, छोटा छोटा दाना मार्केट में आता है, प्लास्टिक का दाना। आप गूगल पे सर्च करना, ये प्लास्टिक के दाने को एक डाई में डाला जाता है जिसमें एक शेप होती है। तो उसके साथ साथ जब प्लास्टिक के दाने को डाला जाता है मशीन में, तो मशीन को हीट कर दिया जाता है, जिससे कि प्लास्टिक का दाना लिक्विड फॉर्मेट में आ जाता है। और लिक्विड फॉर्म के आने के बाद डाई के अंदर ट्रांसफ़र करके जो भी शेप होती है वो शेप से वापस पेन बन जाता है, बाल्टी बन जाती है, डिब्बा बन जाता है, बोतल बन जाती है। जो भी आपको मैन्युफैक्चर करना है प्लास्टिक का वो मैन्युफैक्चर हो जाता है। बस डाई की शेप देनी होती है और दाने को मेल्ट कर देना होता है, पिघला देना होता है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो पेन की बात कर रहे हैं, पेन मैन्युफैक्चरिंग की, या बाल्टी, डब्बा या बोतल, आप किसी भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो दाना है, ये दाना क्या चीज़ है, बेसिकली रॉ मटेरियल। तो अब हम यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि परचेज डिपार्टमेंट कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर सप्लायर को प्लेस करे, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर सप्लायर को प्लेस करे जिससे कि सम ऑफ डैश एंड डैश जो है वो मिनिमम हो जाए। इसके लिए हमने कहा कि एक बार जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितने खर्चा आएगा, 10,000 रुपीज़ का। सो 10,000 रुपये का एक बार ऑर्डर करने का खर्चा आता है। मीन्स अगर आप एक बार सप्लाई को ऑर्डर करोगे 10,000, 2 बार करोगे तो 20,000, 3 बार करोगे तो 40,000 एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग दिस? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सामान को मंगवाने का खर्चा, हमने कहा कि एक बार को सामान मंगवाने का खर्चा जो है वो है 10,000, दैट इज पर ऑर्डर। ये पर ऑर्डर ही होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, एनुअल रिक्वायरमेंट फिक्स है। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लास्टिक का दाना इज फिक्स्ड, इज 1,20,000 किलोग्राम। 1,20,000 किलोग्राम, 1,20,000 किलोग्राम, मैं 2, 3, 4 बार लिख रहा हूँ, 1,20,000 किलोग्राम, ये फिक्स्ड है। ठीक है, और ये भी फिक्स्ड है कि अगर आप एक बार में ऑर्डर करोगे ना तो 10,000 रुपये का खर्चा होगा। एक बार में ऑर्डर करोगे तो कितने खर्चा होगा, 10,000 रुपये का। तो क्यों ना हम पूरी की पूरी क्वांटिटी का ऑर्डर एक साथ एक बार में ही ऑर्डर कर दें,
क्यों ना ऐसा करें कि एक साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1,20,000, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम मतलब परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को कहे कि आप स्टोर डिपार्टमेंट में 1,20,000 किलोग्राम का रॉ मटेरियल जो है ना, प्लास्टिक का दाना जो है वो एक साथ सप्लाई कर दो। इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, हम आपके साथ बात कर रहे हैं। हमने कहा इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास पूरे साल में नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स टू सप्लायर कितने होंगे, एक। अब अगर एक ऑर्डर होगा और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो है 10,000 का, राइट। तो इससे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल में कितनी हो जाएगी। एक ही बार ऑर्डर किया तो एक बार ऑर्डर किया 10,000 रुपये का खर्चा हुआ, तो पूरे साल का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा है दैट इज रुपीज ओनली 10,000 रुपीज। आर यू गेटिंग दिस? ओके। तो बच्चों मैंने कहा कि अगर मैं एक और कॉलम बना रहा हूँ ऊपर की तरफ टॉप पर, और क्या है ये कॉलम, हमने कहा कि दिस इज ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अभी हमने कहा पूरे साल का जो क्वांटिटी है उसको हमने एक साथ ऑर्डर प्लेस कर दिया, पहला केस। दूसरा केस मैंने कहा नहीं, एक साथ नहीं मंगवाते, हम एक काम करते हैं कि हम इस सामान को यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट को आधा आधा करके मंगवाते हैं। अगर आप आधा आधा करके मंगवाओगे तो एक बार में कितना मंगवाओगे, 60,000 किलोग्राम। आई थिंक क्लियर। एक साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1,20,000 किलोग्राम ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द प्लास्टिक दाना। तो अगर आप आधा आधा करके मंगवाओगे तो कितना मंगवाओगे, 60,000 किलोग्राम। तो इस केस में एक साल में कितनी बार ऑर्डर करोगे, आई थिंक इट्स सिंपल। आपको टोटल पूरे साल में चाहिए 1.2 लाख किलोग्राम, 1,20,000, ठीक है। पूरे साल में कितना चाहिए, 1.2 लाख किलोग्राम। और एक बार में कितना मंगवा रहे हो आप, 60,000 किलोग्राम। तो कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, 2, है ना। कैसे निकाला आपने A डिवाइड बाय B कर दिया, सिंपल। तो अब आपने 2 ऑर्डर किए हैं, A पूरे साल में 2 ऑर्डर। एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे सप्लायर को कितना खर्चा आएगा, 10,000। और 2 बार सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपके पास जो ये खर्चा होगा वो कितना हो जाएगा, 20,000, राइट। और मैंने कहा नहीं 60,000 नहीं, 60,000 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा और कम कर लो, थोड़ा और कम। तो 60,000 का और आधा कर दो, 60,000 का और आधा कितना हो जाएगा, 30,000 क्या, किलोग्राम। अब अगर 1.2 किलोग्राम पूरे साल में मंगाना है और एक बार में कितना मंगवा रहे हो, 30,000 किलोग्राम, तो आप कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, 30,000। आई थिंक कितनी बार, 4 बार। कैसा है ये, हमने इस A और B, A को B से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 4, ठीक है। और एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा कितना है, अगेन 10,000। तो आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज अगेन नाउ 40,000। आर यू गेटिंग दिस? अब चलो एक बार और लास्ट एक और कर लेते हैं। हमने कहा सपोज करो 15,000 किलोग्राम, तो दिस 1.2 लाख किलोग्राम, ये लाख लिखा नहीं है मैंने, बट इट्स 1.2 लाख किलोग्राम है। 1.2 लाख किलोग्राम डिवाइड बाय 15,000 कर देना, तो आई थिंक इट विल बी 8। तो आपने अगर 15,000 करके ऑर्डर प्लेस किए हैं तो आप 1,20,000 किलोग्राम ऑर्डर प्लेस करने के लिए कितनी बार नंबर्स ऑफ ऑर्डर, कितनी बार ऑर्डर करोगे, 1.2 लाख डिवाइड बाय 15,000 यानी कि 8। तो सप्लायर को एक बार ऑर्डर प्लेस करते हो तो 10,000 खर्चा, 8 बार ऑर्डर प्लेस करोगे साल में तो कितना खर्चा, 80,000, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक बार ऑर्डर करोगे 1.2 लाख किलोग्राम का तो 10,000 का खर्चा, 2 बार ऑर्डर करोगे तो 20,000 का खर्चा, 3-4 बार ऑर्डर करोगे तो 40,000 का, 8 बार करोगे तो 80,000 का। तो अब आप बताओ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट को माइंड में रखूं तो मुझे क्या करना चाहिए, कितने बार मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा? ऑब्वियसली कम से कम क्यों? क्योंकि जितना नंबर्स ऑफ ऑर्डर कम होगा, जितनी क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाऊंगा, उतनी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होंगे। भाई अगर सप्लायर को आप
कम बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो सप्लायर को ढूंढना जो है, एडवर्टाइजमेंट जो है कम करनी पड़ेगी, कोटेशन जो रिसीव होगी वो भी एक बार या 2 बार होगा, सप्लायर भी बार बार सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी एक बार में हो जाएगा जो होगा, और क्वालिटी चेक भी बार बार नहीं करना पड़ेगा। सो जितने नंबर्स ऑफ ऑर्डर कम हो, या ऐसे कहो जितनी ऑर्डरिंग क्वांटिटी ज़्यादा हो, हमारा खर्चा उतना ही कम होता है। सो एज पर ऑर्डरिंग कॉस्ट, we should place minimum orders to supplier, or we can say we should place maximum quantity to supplier so that our ordering cost is। सो अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को देखेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग तो हमें कम से कम ऑर्डर प्लेस करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, जिससे कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम रहे। ठीक है, सो ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहती है। अभी मैंने आपको EOQ का मीनिंग पूरा नहीं बताया, इनफैक्ट मैंने तो अभी आपको पूरा बताया भी नहीं है। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब हुआ वो कॉस्ट जो कि सप्लाई को सिलेक्ट करने से लेकर क्वालिटी चेक तक खर्च की जाती है। तो ये जितनी भी कॉस्ट हम खर्च करते हैं इसको हम बोलते हैं कच्चा माल मंगवाने का खर्चा, और ये खर्चा जो है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए नंबर्स ऑफ ऑर्डर कम से कम होने चाहिए या क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाना चाहिए एज पर द ऑर्डरिंग कॉस्ट। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है। अब दूसरे पॉइंट को समझने से पहले मैंने कहा सपोज करो मैं यहाँ पे क्लास ख़त्म कर देता हूँ, आप घर जाते हैं, घर जाने के बाद मतलब आपने एक वीडियो रोकते हैं और मम्मी आपको बोलती है कि बेटा घर जा, दुकान पे जा और बाज़ार से जो है कोई एक सामान ले आ। सामान मतलब आटा, दाल, चावल, चीनी, वटावर। ठीक है, आटा ले आ। तो आप जो है शॉप पर गए और शॉप पर ये सोचने लगे कि आटा लूँ तो कितना लूँ, कम से कम क्वांटिटी या ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी। तो आप सोचेंगे कि चंदा सर ने तो ये सिखाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि बार बार सामान ना लाना पड़े, बार बार रिक्शे का खर्चा ना हो, बार बार सप्लायर को ढूंढना करना पड़े। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी कि जो ऑर्डर करें शॉपकीपर को वो कौन सा कितना सामान होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने सोचा कि एक महीने का जो आटा है वो है लेट अस से 40 किलोग्राम, ऐसे कुछ फैमिली के लिए मैंने बोला 40 किलोग्राम। 12 महीने का कितना हुआ 480 किलोग्राम। तो आपने सोचा क्यों ना एक काम करता हूँ कि मैं 500 किलोग्राम का ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। शॉप पर गए और 500 किलोग्राम का ऑर्डर प्लेस किया, घर में आए और सोचा मम्मी आपको बहुत सारा शाबाशी देगी। बट अब जब घर में आए और बोला मम्मी को कि 500 किलोग्राम का आप आटा ले आए हैं, तो मम्मी ने आपको शाबाशी नहीं देनी है, क्या देना है मालूम है आपको। सो व्हाट वी मीन टू से, अब प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादा सामान लेने में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सुनो। फ़ायदे क्या है ये हमने आपको डिस्कस कर लिया कि हमें बार बार सामान मंगवाना नहीं पड़ेगा। अब नुकसान क्या है ये भी समझो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मंगाते हो तो होगा क्या, नंबर 1 जो ये स्टोर डिपार्टमेंट है, ये जो स्टोर डिपार्टमेंट अगर ज़्यादा क्वांटिटी मंगवाते हो तो हो सकता है इतने स्टोर डिपार्टमेंट से काम ही ना चले। हो सकता है
कि आप अगर बहुत सारी इकट्ठी क्वांटिटी मंगा लेते हो, ये स्टोरेज डिपार्टमेंट में सपोज करो 200 किलोग्राम सामान रखने की जगह है, चलो 2000 किलोग्राम सामान रखने की जगह है, और आपने मंगवा लिया 1,20,000 किलोग्राम एक साथ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो नहीं आएगा। अगर ये 20,000 किलोग्राम रखने की भी जगह है तो भी 1,20,000 किलोग्राम यहाँ पर आने वाला नहीं है। तो कैपेसिटी से अगर आप ज़्यादा सामान मंगाओगे तो सबसे पहले तो स्टोरेज कॉस्ट, आई रिपीट, स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। कौन सी कॉस्ट? स्टोरेज कॉस्ट, नंबर 1। नंबर 2, और देखो मम्मी की परेशानी एक तो ये है कि आटों को संभालेंगे कैसे, रखेंगे कहाँ पर, और दूसरी परेशानी ये है कि 500 किलोग्राम के आटे के लिए हमें जो है पहले तो खर्चा भी तो करना पड़ेगा। अगर 1 किलोग्राम आटा मान लो 40 रुपये का है, तो 500 किलोग्राम जो है वो कितने का हो गया? 20,000 रुपये का। अब 20,000 रुपये का अगर सिर्फ आटा खरीदेंगे तो बाकी चीज़ें जो है वो कैसे खरीदेंगे? तो 20,000 रुपये का बजट भी तो होना चाहिए। और अगर 20,000 रुपये अपनी पॉकेट में है भी, मान लो पॉकेट में 20,000 रुपये है भी, तो 20,000 रुपये पॉकेट में ऐसे थोड़ी रखा हुआ है, वो तो बैंक में रखा हुआ है। तो बैंक से लेके आएंगे तो वहाँ पर जो ब्याज इंटरेस्ट मिलता था वो अब हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो व्हाट वी मीन, हम यहाँ पर इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। आई रिपीट अगेन, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जो पैसा आपका रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट होगा उस पर जो ब्याज है वो ब्याज आप बेसिकली लूज करेंगे। यहाँ पर मैं प्लास्टिक के दाने की बात कर रहा था, मैंने कहा सपोज करो 1 किलोग्राम प्लास्टिक का दाना जो है वो 50 रुपये का है। अब आपने 1.2 किलोग्राम इंटू 50 यानी कि 6 लाख रुपए का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब 6 लाख रुपए आएगा कहाँ से? आप बैंक से निकालोगे अपने में, अगर बैंक से निकालोगे तो इंटरेस्ट लूज करोगे, और अगर आपके पास बैंक में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बैंक से उधार लोगे तो इंटरेस्ट पे करोगे, राइट। इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा अगर आप सामान को संभाल के रखते हो तो, ठीक है। नंबर 3, मम्मी की एक परेशानी और भी है। आटा 500 किलोग्राम किचन में आ तो गया, बट किचन में आने के बाद आपको तो रोटी मिलेगी, इसके साथ साथ एक और होगा जिसको इसमें कबड्डी खेलने का मज़ा आएगा, है ना। तो क्या मतलब ये हुआ, आटे में जो है हो सकता है चूहे आ जाएं, हो सकता है कि कीड़े आ जाएं, हो सकता है कि नॉर्मल काज से ये खराब हो जाए। तो आटे को संभालना भी एक अपने आप में एक खर्चे का काम है। 1.2 लाख किलोग्राम जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए, जो कि पूरे साल की रिक्वायरमेंट है, उसको संभाल के रखना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हो सकता है कि ज़्यादा क्वांटिटी लाने पर जो है इसके अंदर, मान लो अगर हम टेबल का काम करते हैं, टेबल मैन्युफैक्चर करते हैं, तो टेबल मैन्युफैक्चर करने के लिए वुडन चाहिए, लकड़ चाहिए, लकड़ को लेके आते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट रखते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर। हो सकता है कुछ गीलापन आ जाए, नंबर 1 नहीं आए कोई बात नहीं, हो सकता है दीमक लग जाए, है ना। हो सकता है रख रखाव में कुछ खर्चा हो जाए, इसको रख रखाव में कुछ लॉस हो जाए, दैट इज नॉर्मल लॉस। तो जितने भी ये नॉर्मल लॉसेज हैं जो कि हो सकते हैं रख रखाव के अंदर, वो भी हमें बियर करने पड़ेंगे, ये जितने भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वेस्टेज, स्टोरेज एक्सपेंस, इंटरेस्ट कॉस्ट, इन सभी को हम एक नाम देते हैं, और इसको हम नाम देते हैं बेसिकली कैरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। इन सबको नाम देते हैं कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। हिंदी में क्या बोलें, अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में इसको बोलेंगे सामान, कच्चा माल संभालने की कॉस्ट, कच्चा माल संभालने का खर्चा। आर यू गेटिंग दिस?
सो कच्चा माल संभालने का खर्चा जो है इसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। और ये कैरिंग कॉस्ट भी हम जो कैलकुलेट करते हैं ना वो करते हैं पर यूनिट के फॉर्मेट में। पर यूनिट लेटर से हमने इसको 5 रुपये निकाल दिया, तो 5 रुपये का मतलब क्या होगा मैं आपको बता दूं, दैट कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट इन स्टोर डिपार्टमेंट is ₹5 पर एनम। मतलब ये कि अगर आप इस स्टोर डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट, स्टोर डिपार्टमेंट में अगर आप एक यूनिट को संभाल के रखते हैं 1 साल के लिए, तो आपका जो खर्चा होता है ना दैट इज 5 रुपये पर यूनिट होता है पर एनम। कैरिंग कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट में निकालते हैं, और यूनिट का मतलब क्या है, एक यूनिट को स्टोर डिपार्टमेंट में पूरे साल संभालने के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ता है दैट इज कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आओ मतलब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। देखो, अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब अगर आप ऑर्डरिंग क्वांटिटी 1,20,000 करो तो आपको 1,20,000 क्वांटिटी संभालनी पड़ेगी। अगर आप 60,000 रुपये की क्वांटिटी को ऑर्डर करो तो 60,000 क्वांटिटी संभालनी पड़ेगी। और अगर आप 30,000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करो तो आपको स्टोर डिपार्टमेंट में 30,000 किलोग्राम की क्वांटिटी संभालनी पड़ेगी। अगर 15,000 किलोग्राम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करो तो आपको स्टोर डिपार्टमेंट में 15,000 किलोग्राम की क्वांटिटी को संभाल के रखना होगा। तो मुझे बताओ आपका खर्चा कम कब होगा कैरिंग कॉस्ट का? कैरिंग कॉस्ट का आपका जो खर्चा है वो कम कब होगा? जब आप 15,000 की क्वांटिटी को संभाल के रखते हो तब, या फिर 1,20,000 की क्वांटिटी को संभाल के रखते हो तब। ऑब्वियसली जितनी कम क्वांटिटी होगी स्टोर डिपार्टमेंट में उतना हमारा स्टोरेज एक्सपेंसेस कम होंगे, उतने हमारे वर्किंग कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो ब्लॉक भी कम होगा, उतना ही लॉस भी हमारा कम होगा। तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कहती है सो एज पर कैरिंग कॉस्ट वी शुड प्लेस minimum quantity to supplier so that our carrying cost is minimum। सो हमारी कैरिंग कॉस्ट कहती है कि हमें कम से कम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अगर हम कम से कम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारी जो टोटल कैरिंग कॉस्ट आएगी वो मिनिमम आएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या कहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि बार बार ऑर्डर प्लेस ना करना पड़े, और अगर बार बार ऑर्डर प्लेस नहीं करना पड़ेगा तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी। और कैरिंग कॉस्ट क्या कहती है, कम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करो ताकि रखरखाव में खर्चा कम हो, वर्किंग कैपिटल में जो इंटरेस्ट है वो कम लगे और नॉर्मल लॉस भी कम हो। तो अब आप मुझे बताओ, हम कैरिंग कॉस्ट की बात सुने, बोल तो दोनों सही रहे हैं, या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात सुने? किसकी बात सुने, ऑर्डरिंग कॉस्ट की या कैरिंग कॉस्ट की? कैरिंग कॉस्ट की, ऑर्डरिंग कॉस्ट की, किसकी बात सुने? क्या कहते हो? हम बात सुनेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। हमें कैरिंग कॉस्ट से भी मतलब है, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट से भी मतलब है, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कभी इंसान ये फंस जाता है ऐसे कि एक की बात सुने या दूसरी बात सुने। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आप समझिएगा, आप समझ आएगा आपको ये लाइन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड टू सप्लायर, कि हम कितनी क्वांटिटी सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करें जिससे कि सम ऑफ
ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। हम एक ऐसी क्वांटिटी सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे जिससे कि कैरिंग कॉस्ट जो हम खर्च कर रहे हैं और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हम खर्च कर रहे हैं, उन दोनों का जो टोटल है वो टोटल हमारी जेब से कम खर्च हो। हमारे तो दोनों ही के दोनों खर्चे हैं, हमें वो खर्चा करना है जो कि टोटल हमारी जेब से कम जा रहा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ना तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को देखेंगे और ना सिर्फ कैरिंग कॉस्ट को देखेंगे, हम देखेंगे इनके टोटल को। और टोटल जो है जहाँ पर भी हमारा कम होगा उस क्वांटिटी को हम सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे, और वही क्वांटिटी जहाँ पर टोटल कम है उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।